टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जहां यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर घूमते आवारा पशुओं को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा था, जिसके बाद अब शहर दक्षिण से विधायक व उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अखिलेश यादव पर ट्वीट करते हुए पलटवार किया है और उन्होंने लिखा है कि अखिलेश जी, आपके शासनकाल में पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधी बेलगाम घूमते थे। आपके लाडले हिस्ट्री सीटरों ने उत्तर प्रदेश की छवि पूरे उत्तर प्रदेश में व देश में अपराध प्रदेश बना रखी थी। हमारी सरकार ने कान्हा गौशाला के द्वारा गौवंश के संरक्षण और संवर्धन का ऐतिहासिक काम किया है। आपके समय में तो धड़ल्ले से बेजुबानों आपके शहर में काटा जाता। आज उत्तर प्रदेश विकास के एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट व मेट्रो की खुशहाली और समृद्धि की उड़ान भर रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से पूर्वांचल और लखनऊ की चंद घंटों में दूरी तय होती है। आप महीने में 4 बार इसी एक्सप्रेसवे से सफर करते हैं, लेकिन सराहना की बजाय केवल नकारात्मक बातें करते हैं। इन्हीं बचकानी हरकतों ने आपकी पार्टी को धरातल पर पहुंचा दिया है। में अक्सर लोगों को चक्कर आता और बेहोश हो जाते हैं और कई प्रकार की समस्या होती है। ऐसे में क्या इसकी वजह है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या कुछ कहना है डॉक्टर A.K. मिश्रा का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। गर्मी बहुत बढ़ रही है। ये देखा जा रहा है कि होली के बाद से जब से गर्मी स्टार्ट हुआ 40 टेम्परेचर से नीचे नहीं आ रहा है। मतलब 40, 45, 42, 43 के अराउंड टेम्परेचर है। लोग परेशान हैं, तो इसमें लोग बेहोश होकर गिर रहे हैं हीट स्ट्रोक की वजह से। रीज़न क्या है, क्यों गिर रहे हैं? ये हमारा शरीर है। हमारे शरीर को वाटर भी चाहिए, हमारे शरीर को सॉल्ट भी चाहिए, हमारे शरीर को ग्लूकोज भी चाहिए, सारा हमारे शरीर को चाहिए। पसीना के थ्रू जब आप धूप में खड़े होते हो, बाहर काम पे जाते हो, तो पसीने के थ्रू सारा चीज़ निकल जाता है। और हम क्या करते हैं, उसके बदले में पानी कम पीते हैं, पानी या नमक का सेवन कम लेते हैं। इस वजह से हमें चक्कर आता हो, हम गिर जाते हैं। आपने देखा होगा कि रेड लाइट पे जब गाड़ियों के रेड लाइट का इंतज़ार करते रहते हैं लोग, या धूप में खड़े रहते हैं, या छोटा बच्चा धूप में खड़े होकर प्रेयर करता है, उस दौरान उसको चक्कर आता है। चक्कर किसी को भी आ सकता है, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, किसी को भी आ सकता है। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, गर्मी है, चूँकि ये दैविक प्रकोप है, हम इस गर्मी को कम तो कर नहीं सकते कि टेम्परेचर 20 कर दें, 25 कर दें, 30 कर दें, गर्मी की जगह ठंड कर दें। जब हमें पता है कि हम गर्मी को कम नहीं कर सकते और बाहर हमें काम करने जाना ही है, जाना है, इस कंडीशन में हमको क्या करना है, पानी हमको अपने साथ रखना है। आप नींबू और नमक अपने पानी में मिला के रखिए। जब भी आपको कुछ प्यास लगे, थोड़ा सा एक घूंटी पीजिए उसको। आप बराबर मात्रा में लेते रहेंगे तो आपके शरीर में सॉल्ट और ग्लूकोज की कमी नहीं होगी। थोड़ी सी हो सके तो चीनी मिला लीजिए, शिकंजी शरबत जिसे बोलते हैं वो बना सकते हैं और उसको रख सकते हैं। दिन के कम से कम 4 से 5 लीटर पानी हमको पीना ही पीना है। और आजकल मार्केट में खीरा आया हुआ है, खरबूज आया है, तरबूज आया है, ये सब ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करेंगे। आपको लगता है आपके पास पानी नहीं है, आप कोशिश करके देखिए, थोड़ा सा एक खीरा कटवा के खाइए। उसको जब आप खाएंगे तो कुछ देर के लिए आपकी प्यास शांत हो जाएगी। तो हमें पानी का सेवन और हरी सब्जियां का सेवन और आपका वाटरमेलन, खीरे, इन सब का सेवन भरपूर मात्रा में करना है। और एक और विशेष ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे किसी भी खाने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करना है कि अगर बहुत गर्मी है तो कोशिश कीजिए चाय वगैरह कम पीजिए। दिन में आप जाइए, जब ज़रूरत हो तो दिन से निकलिए। आजकल हीट स्ट्रोक हवाएं चल रही हैं, है ना। इस कंडीशन में अगर आपको लगता है कि अगर आपका काम ज़रूरी है तो ही आप घर से बाहर निकलिए, अन्यथा घर से बाहर मत निकलिए, घर के अंदर रहिए। आप काम पे जाते हैं, काम पे जाइए, पूरा पैक्ड करके जाइए, कान वगैरह पूरा, जैसे जाड़े में आप एकदम स्वेटर, मफलर वगैरह लगा के जाते हैं, उसी तरीके से हमें गर्मी में भी करना है। स्वेटर तो नहीं पहनना है, बट हाँ, कानों में रुमाल को बांधना है। बाइक से है तो हेलमेट लगाना है, कार के अंदर है तो कुछ भी नहीं लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा एक फड्डा है मेरा, खाने पे विशेष ध्यान देना है, 4 से 5 लीटर पानी पीना है, जरूरत हो तो बाहर निकलना है, नहीं जरूरत हो तो बाहर नहीं निकलना है। मसालेदार खाना, चाय, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों को कम कर दीजिए, ज़्यादा मत पीजिए। बहुत गर्मी से अगर आप घर के अंदर आ रहे हैं तो विशेष ध्यान देना है, तुरंत आते ही ठंडे पानी का सेवन ना करें, बॉडी को नॉर्मल होने दीजिए। थोड़ी देर, एटलीस्ट 1 से 2 मिनट के बाद आप दोनों पानी को मिला के, ठंडा पानी, गर्म पानी दोनों मिला के आप पानी पी सकते हैं। इससे आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा।
आपके बॉडी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगा, फिर आपको हीट स्ट्रोक की वजह से चक्कर नहीं आएगा, सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी। अब किसी को दूसरी बीमारियां हैं जैसे हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ है, वो उसको चेक कराते रहें। तरीके मिश्रा। एसएसपी प्रयागराज ने देर रात 12 निरीक्षक को किया इधर से उधर, एक उप निरीक्षक को किया इधर से उधर, तो एक उप निरीक्षक को किया लाइन हाजिर। बता दें, निरीक्षक अरविंद कुमार गौतम को प्रभारी निरीक्षक खुलदाबाद से, प्रभारी निरीक्षक करेली तो निरीक्षक अनुराग शर्मा को प्रभारी निरीक्षक करेली से, प्रभारी निरीक्षक खुलदाबाद राजेश कुमार मौर्य को प्रभारी निरीक्षक मुट्ठीगंज से, प्रभारी निरीक्षक धूमनगंज, निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार सिंह को प्रभारी चौकी हनुमानगंज थाना सराय नाय से, प्रभारी निरीक्षक कुराव, निरीक्षक तरुणेन्द्र त्रिपाठी को प्रभारी चौकी अटाला थाना खुलदाबाद से, प्रभारी निरीक्षक सराय ममरेज निरीक्षक लाल बहादुर यादव को अतिरिक्त निरीक्षक थाना धूमनगंज से, प्रभारी वीवीआईपी सेल निरीक्षक महात्म यादव को अतिरिक्त निरीक्षक थाना सराय ममरेज से, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक मोहम्मद अली को थाना थरवई से, अतिरिक्त निरीक्षक थाना नैनी निरीक्षक रामश्रेय यादव को अतिरिक्त निरीक्षक थाना कुराव से, अतिरिक्त निरीक्षक थाना करेली निरीक्षक अलाउद्दीन अंसारी को थाना खुलदाबाद से विवेचना सेल अपराध शाखा, निरीक्षक अमित सिंह को प्रभारी चौकी झूसी थाना झूसी से, अतिरिक्त निरीक्षक थाना झूसी निरीक्षक अनूप सिंह को पुलिस लाइन से विवेचना सेल अपराध शाखा, उप निरीक्षक आशीष कुमार चौबे को वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना धूमनगंज से, थाना अध्यक्ष मुट्ठीगंज उप निरीक्षक कमलेश सिंह यादव को थाना करछना से पुलिस लाइन किया हाजिर। बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किए स्थानांतरित। प्रयागराज की गली में एक ऐसा स्कूल है जहां झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाले बच्चे पढ़ाई करते हैं। इस गली में स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों माता पिता कबाड़ या मजदूरी का काम करते हैं और आर्थिक तंगी कारण बस्तियों के बच्चों को स्कूल नहीं जा पाते, तो बस्तियों में रहने वाले बच्चे माता पिता पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, उनका काम पर लगाकर पैसे कमाने का काम करते हैं। लेकिन प्रयागराज के कीड़गंज इलाके में इस स्कूल में झुग्गी झोपड़ी रहने वाले सारे बच्चे सपने पूरे करने का काम किया जाता है। बता दें, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ज़िले जौनपुर के रहने वाले विवेक, जिनके पिता किसान हैं और खेत उगाने वाले अनाज उनके परिवार का खर्च चलता है। हालांकि विवेक का एक भाई का देहांत पहले हो चुका है। अब विवेक अपने पिता के इकलौते बेटे हैं। विवेक के पिता बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनना चाहते थे, इसीलिए वे अपने बेटे को प्रयागराज पढ़ने के लिए भेजा। पहले तो कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ दिन बाद विवेक की शिक्षा का रुख सड़क किनारे छोटे बच्चों को काम करते बदल गया। देख, बीएससी ईसीसी कॉलेज में करने के बाद एमएससी इलाहाबाद विश्वविद्यालय 3rd सेमेस्टर साल 2016 में छोड़ दिया। झुग्गी झोपड़ी की बस्ती के काम करने वाले बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा देने के लिए अपनी शिक्षा को दांव पर लगा दिया। प्रयागराज के कीड़गंज इलाके में पुराने पुल के से लेकर नए पुल तक बस्ती की सभी झुग्गी झोपड़ी की बस्तियों के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। यही नहीं, इस बस्ती की गली में एक छोटा स्कूल भी खोल दिया है ताकि बस्ती में रहने वाले लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके। यही नहीं, विवेक मलिन बस्ती लिखे जाने और बोलने पर नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि झुग्गी झोपड़ी बस्ती का नाम से पुकारा जाए, इसीलिए स्कूल के पास की बस्ती का नाम कोहिला रखा गया है। जो परपट्टी में बच्चों को शिक्षित करता हूँ, इनकी मासूमियत मजलूमियत को देखकर मुझे लगा कि इन बच्चों को इनका कोई अपराध नहीं है, इनको शिक्षित किया जाना चाहिए। और ये बच्चे कूड़ा बीनते थे। ये बच्चे जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो ये रिक्शा के पीछे पोस्टर चिपकाते थे। कोई सर्फ लेकर पैसा मांगता था, कोई जूता पॉलिश करने कहता था, और कोई कंपनी गार्डन में पैसा मांगता था। तो इन बच्चों की कोई अपराध नहीं था कि इन बच्चों को शिक्षा का इनका अधिकार था। और मैं विश्वविद्यालय में एमएससी में था उस समय, और मुझे लगा कि अगर कौन सी पढ़ाई मैं कर रहा हूँ जो इनकी कष्ट को, इनके समस्याओं को, इनके परेशानियों को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो मुझे दिखती गई इनकी परेशानियाँ और मैं व्याकुल होता गया। अंततः मैं एमएससी 3rd सेमेस्टर में इन बच्चों को शिक्षित करने के लिए मेरा सपना था कि मैं प्रोफेसर बनूं, लेकिन मैंने अपने सपने को छोड़ा और मैंने सोचा कि अगर ये कुछ बनेंगे तो मेरा सपना साकार होगा, और इनको पढ़ाना शुरू किया। और जिस विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई छोड़ा था और झुग्गी झोपड़ी में आया, वहाँ 4 बच्चियाँ क्लास 9th में थीं, और उनको पढ़ाकर आज वो विश्वविद्यालय में, उसी विश्वविद्यालय में 4 बच्चियाँ BA 3य वर्ष की छात्रा हैं। तो मैंने छोड़ा, और अगर न छोड़ा होता तो 4 बच्चियाँ विश्वविद्यालय कैसे पहुँचती। 270 बच्चे आज पढ़ रहे हैं
आज 7 केंद्र, विवेकानंद केंद्र, भगत सिंह केंद्र, आज़ाद केंद्र, कलाम केंद्र, रामानुजन केंद्र, रानी लक्ष्मीबाई केंद्र, अक्षय केंद्र, 7 केंद्र बने हुए हैं। और यहाँ पर 8 कंप्यूटर रखी हुई हैं, लाइब्रेरी है यहाँ पर, 100 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन है यहाँ पर। सभी प्रोफेसर्स के सहयोग से ये करता आ रहा हूँ। बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। आपके मित्र, आपके दोस्त जब आगे बढ़ते हैं तो आपकी सबसे बड़ी लड़ाई अपने आप से होती है, खुद से होती है कि आप अपनी को उसी जगह रखते हैं। पैसे का आज भी अभाव रहता है, कभी पैसे नहीं रहते कि आज का दूध ले पाऊँ कि न ले पाऊँ, भोजन आज क्या बनेगा, तो चना ही भिगो कर सब्ज़ी बन जाता है 3-4 दिन तक लगातार। तो इसी तरीके से ये कार्य करने का पूरा प्रयास हो रहा है। और 7 सालों से करते करते 32 बच्चों को इतना ट्रेंड कर दिया गया है, वो 6-7 आता हूँ कि ये कुछ बनकर आगे निकले और इनकी आने वाली पीढ़ी इस दलदल से निकल जाए। इनके माता पिता जो कूड़ा बीनते हैं और इतने शिक्षित नहीं हैं। आपको मालूम है यहाँ की 99% महिलाएं शराब पीती हैं और ये बच्चे कबाड़ बीनते हैं। तो ये बच्चे बहुत थोड़ा दूर जाकर नहीं पढ़ सकते, कहीं जाकर नहीं पढ़ सकते। इसलिए ये आवश्यक था कि गली में ही, इनके गली में ही स्कूल खोला जाए। तो हर गली में जहाँ जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ पे हम लोगों ने गली स्कूल खोल दिया। मैं विवेक कुमार दुबे, मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं जो नाम प्रीति है और मैं कोइलहा बस्ती में रहती हूँ और मैं एक अच्छी सी सरकारी जॉब पाना चाहती हूँ कि मैं अपने घर की स्थिति और यहाँ बस्ती की स्थिति को सुधार सकूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस स्थिति से मैं गुजरी हूँ वैसे मेरे भाई बहन या फिर घर वाले गुजरे। क्या चाहते हो जीवन बनना? सर, हम एक अच्छी सी सरकारी जॉब पाना चाहते हैं। क्यों? ताकि हम घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स की खबर का हुआ असर। बता दें, जेके महल से मस्तान मार्केट होते हुए करामत की चौकी तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जहां 2015 के बाद से एक खस्ताहाल सड़क थी, जहां पानी भर जाता था बरसात में और अक्सर रोज़ गड्ढे से लोग गिरते थे, मगर इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसकी खबर प्रमुखता से वर्ल्ड मीडिया टाइम्स ने दिखाई और जिसकी जद्दोजहद में जुटे पार्षद नफीस अनवर भी थे। वहीं अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है पार्षद नफीस अनवर का। 2015 के बाद अब फिर से सड़क का निर्माण शुरू हुआ है, या ये सुनते हैं क्या कहते हैं पार्षद इस पर। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से करेली की सड़कों को लेके सौतेला व्यवहार अधिकारियों और संबंधित विभागों द्वारा बढ़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके चैनल के माध्यम से जिस तरीके से मेरे साथ मिलकर आवाज़ उठाया गया और उस आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने का काम आपके चैनल ने किया, निश्चित तौर पर इस बात की हमें खुशी है कि इस मुहिम में हम लोग कामयाब हुए हैं। लेकिन जेके महल का जो हिस्सा है, पावर हाउस से लेकर जेके महल चौराहे तक, उसको अभी भी छोड़ने का इन लोगों ने काम किया है। वहाँ पर 50 मीटर की दूरी पर एक मंदिर है, वो पूरा की पूरा एरिया इन लोगों ने छोड़ दिया है। इस विषय को लेकर हमने नगर निगम चीफ इंजीनियर से बातचीत किया और उन्होंने अभी भी आश्वासन दिया कि इसको बाद में करा दिया जाएगा। इतनी बड़ी मुहिम आपके चैनल के द्वारा मेरे संघर्ष करने के बाद भी मस्तान मार्केट से लेकर करामत चौकी तक इस रोड का निर्माण कराया जा रहा है, जो हम आपके चैनल को बधाई देना चाहते हैं। आज के पुराने इलाके कीड़गंज में ये झुग्गी झोपड़ी आपको दूर नज़र आती है। इस बस्ती को देखकर लगता है कि मन में कोई रंग नहीं है। इस बस्ती में भूख और प्यास लोगों को तड़पा रही है। बस्ती में 200 से अधिक बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और साथ ही बच्चों ने तकनीकी रूप से भी अपने को मजबूत कर लिया है। गली के इस बच्चों में स्कूल के 12 नन्हे वैज्ञानिक ऐसे हैं जो कबाड़ से सामान से कूलर, टेबल फैन, गोबर गैस प्लांट, पेरिस्कोप, सब्जी कटर, सोलर लैंप जैसी रोजमर्रा में उपयोग आने वाले सामानों को बनाया है। झोपड़पट्टी में रहने वाले बादल ने अंधेरे में पढ़ने के लिए एक सोलर लाइट बनाया है, तो जाने पर लाइट इससे पढ़ाई कर सकेंगे। सागर ने अपने इलेक्ट्रिक पंखा बनाया है, समीर ने अपने लिए इलेक्ट्रिक कूलर, तो शालू ने वैक्यूम क्लीनर। ऐसे में तकरीबन कई बच्चों ने इलेक्ट्रिक के सामान बनाए। सबसे खास बात यह कि ये सारे सामान कबाड़ से इकट्ठा करके बच्चों ने बनाए हैं। वहीं बच्चों ने अपनी कारीगरी और अपने दिमाग का नमूना पेश किया है और यहाँ के बच्चों में अब सरकारी नौकरी की भी चाह है और हर कोई पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है, जिससे इस
जगह से निकले और अपने बस्ती और अपने परिवार को मजबूत कर सके। बच्चों की ये कला देखकर आप भी शायद हैरान हो जाएंगे कि कबाड़ से इकट्ठा करके उन्होंने क्या क्या बना डाला है। अपने आप में महारत रखने वाले ये बच्चे कुछ नया ही आने वाले समय पर करके दिखाएंगे। टेबल फैन बनाया है इसलिए कि पढ़ते समय पर हमारे घर पे पंखा वगैरह नहीं होता, तो हम लोग सोचे कबाड़ से हम भी कुछ बनाए और पंखा का हवा ले, ऐसे अच्छा नहीं लगता पढ़ने में। तो फिर हमने ये बनाया, ये एक तो ये पंखी लिया, वही कबाड़ से मिला था, और ये लिए 4 मुंह वाला पाइप कबाड़ से ही मिला। ये लकड़ी लगाए यहाँ पे, लकड़ी लगा के ये नट से टाइट करें, फिर उसके बाद तार निकला, ये तार लगा दिए। एक इसमें ये है वो क्या कहते हैं इसको, बैटरी पर लगा दिया है। एक थोड़ा चार्ज ख़त्म हो गया, अभी इसमें सोलर पैनल लगाएंगे तो ये अच्छे से वर्क करेगा। तो हवा लगती है इसमें? हाँ, अभी सोलर से लगाएंगे ना तो और तेज़ चलेगा, अभी चार्ज इसमें हो जाएगा। वैक्यूम क्लीनर बनाए हैं, जैसे टीवी कंप्यूटर में धूल मिट्टी बैठ जाते हैं तो कपड़े से साफ़ करने में दिक्कत है, तो इसीलिए ये वैक्यूम क्लीनर से हम खींच सकते हैं। जैसे ये पाइप है, ये पाइप से छोटे छोटे धूल मिट्टी जितने कूड़े करकट है तो वायु के दाब से अंदर खींच लेता है। एक कबाड़ की दुकान से प्लास्टिक का बोतल लिए, बोतल को 2 भागों में काटे, 2 भागों में काटने के बाद पीछे वाले भाग को छेद किए, छेद करने के बाद पीछे वाले भाग में मोटर शिफ्ट किया, मोटर शिफ्ट करने के बाद मोटर में पंखी लगाए, पंखी लगाने के बाद आगे का जो भाग था उसमें एक जाली गोलाकार की लगा के ग्लू से चिपका दिए। ग्लू से चिपकाने के बाद आगे का ढक्कन जो है इसको होल किए, एक पाइप लगाए, पाइप लगाने के बाद वो बड़ा कोष्ठक के आकार का एक पाइप काटा और उसमें चिपका दिया, पकड़ने वाला बना। साइंस में पढ़ते थे ना तो सोचे कि कबाड़ से बना के देखें कि ये काम करता है कि नहीं करता है। ये झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं और इनके माता पिता कबाड़ बीनते हैं, शादियों में रोड लाइट में जाते हैं, मजदूरी करते हैं। इस तरह से इनके माता पिता अपनी जीविका को चलाते हैं। कबाड़ से चीज़ों को अरेंज करके रोज़मर्रा की चीज़ों को इन्होंने बनाया है। क्या क्या चीज़ें बनाई? इन्होंने गोबर गैस बनाया है, इन्होंने जैविक गैस बनाया है, इन्होंने पेरिस्कोप बनाया है, इन्होंने सोलर लाइट बनाया है, और इसके बाद इन्होंने वैक्यूम क्लीनर बनाया है, और वायुमंडलीय दबाव के इफेक्ट को दर्शाने के लिए बनाया है, वाटर कूलर बनाया है, बहुत सारी चीज़ों को इस तरह बनाया है। जी, छोटा कूलर भी बनाया है? छोटा कूलर भी बनाया है, छोटा कूलर। प्रयागराज की गिरिगाज, जहां चौकी प्रभारी टाइगर टॉन दरोगा मनीष जायसवाल, बीट आरक्षी राहुल चौहान, बीट आरक्षी अवनीश कुमार, एसओजी के मुख्य आरक्षी आलोक मिश्रा को किया गया निलंबित। थाना प्रभारी जॉर्ज टाउन के विरुद्ध प्रारंभिक जांच के दिए आदेश। जुआरियों और सट्टेबाज ऑनलाइन सट्टेबाजों प्रभावी कार्रवाई हेतु कई बार निर्देशित किया गया, परंतु प्रभावी कार्रवाई में घोर लापरवाही बरती जाने में ऐसे आरोप प्रथम दृष्टि सही पाए जाने पर की गई कार्रवाई। संगम नगरी प्रयागराज, जहां राजस्थान में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद साहब ने बड़ा बयान दिया है और बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, ये मुल्क में नहीं संभाल पा रही है। अभी देखिए कि उन्होंने चिरंजीवी हेल्थ योजना चलाई है, वहाँ गहलोत सरकार ने, वहाँ 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का इंतज़ाम किया है, आम लोगों का इंश्योरेंस किया है। लेकिन देश में जो सत्ता में केंद्र में बैठी हुई सरकार है, वो देश में 2 तरह का देश चलाना चाहती है, एक मेक इन इंडिया और एक हेट इन इंडिया। और हेट इन इंडिया आम जनता के लिए और मेक इन इंडिया पूंजीपतियों के लिए। ये कहीं नहीं चाहते कि देश के अंदर अमन चैन रहे। आपने देखा पंजाब में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शिवसेना के नाम लेकर जिस तरह का उपद्रव किया, और जो वहाँ के नेता गिरफ्तार किए, और जिस तरह की सरकारें दूसरे राज्य की सरकारों ने उस पर हस्तक्षेप करके उनको छुड़ाया। आज तक भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि 2 राज्यों की सरकारें और पुलिस के खिलाफ अपहरण का केस लगाकर इस तरह की कार्रवाई कर रही। और वो आदमी जो वहाँ नफरत फैला रहा था, सिखों के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, गलत नारे लगा रहा था, उसको कैसे 2 राज्य सरकारों ने छुड़ा लिया। इससे लगता है कि देश में कैसे नफरत का माहौल पैदा करके 24 की तैयारी कर रहे हैं। क्या कांग्रेस मानती बीजेपी करा रही है? बीजेपी का खुला वो है पूरे प्रदेश के अंदर, जहाँ इनकी सरकारें नहीं हैं, वहाँ पे अबदस्त करने के लिए वहाँ पे माहौल ख़राब कर रहे हैं।
हाँ, एक और लोग नर्स डे मना रहे हैं, तो वहीं आज लोक सेवा आयोग पर चयनित स्टाफ सिस्टर ग्रेड 2 के अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग पर इकट्ठा होकर नियुक्ति दिए जाने को मांग की है। ये सभी चयनित स्टाफ सिस्टर ग्रेड 2 चयनित अभ्यर्थी हैं, जिनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। आज नाराज होकर लोक सेवा आयोग पर इकट्ठा होकर अपने नियुक्ति पत्र दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम लोग स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 में चयनित अभ्यर्थी हैं, लेकिन 3 माह के बाद से ज्यादा भी हो गया है, जिसके बाद भी आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। हमारी जो मांगे हैं, हम लोग सभी स्टाफ नर्सेज के पद पर सिस्टर ग्रेड 2 पे चयनित अभ्यर्थी हैं, यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों को नियुक्ति पत्र ना मिलने पर हम लोगों को कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना दी जाने की जानकारी नहीं मिल रही है, इसीलिए हम लोग आज यहाँ एकत्र हुए हैं। हम लोग स्वास्थ्य भवन जाते हैं, वहाँ पर ये बता दिया जाता है कि लोक सेवा आयोग से आप लोगों की फाइलें कम्प्लीटली नहीं आई हैं। आज हम लोक सेवा आयोग सिर्फ चेयरमैन सर से अपनी नियुक्ति पत्र के तारीख और डेट कब तक हम लोगों को दिया जाएगा, ये जानकारी लेने आए हैं। हमें किसी प्रकार का कोई धरना या यहाँ पर कोई प्रदर्शन करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं। हम सिर्फ अपनी जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमारी किसी से कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ हमें जानकारी यदि मिल जाएगी तो हम तुरंत अपने अपने घर वापस लौट जाएंगे। नर्सेज कोई हंगामा क्रिएट करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग एक सहनशील पद पर कार्यरत हैं और हम लोगों को एनओसी के आयोग के द्वारा मांगी गई थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग घर पर अभी प्रताड़ित रूप से, मानसिक प्रताड़ित रूप से हैं कि जिन लोगों का जॉब भी जा चुका है। अभी हमारी किसी से बात नहीं हुई है। हम सुबह 10 बजे से यहाँ पर वेट कर रहे हैं, हमें किसी ने अभी तक अंदर भी नहीं बुलाया है। क्या चाहते हैं? हम लोग सिर्फ 2 मिनट के लिए टाइम चाहते हैं, जिससे हम लोगों को बात क्लियर हो जाए कि हम लोगों का जो नियुक्ति पत्र है, एक डेट हमें टाइमिंग जो है वो दे दी जाए कि आपका इस तारीख तक आपका नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। नगरी प्रयागराज कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद शहाब ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ताजमहल पर हुई याचिका को लेकर बताया कि ये सरकार की मंशा है, जो विभिन्न संगठनों के द्वारा नफरत फैलाने की राजनीति कर रही है, और सरकार के ही समर्थित जितने संगठन हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं। जबकि उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं गंभीर। क्या कुछ कहा है उन्होंने बीजेपी को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से साधा है निशाना। देखिए, इस तरह की जो काम हो रहे हैं पूरे मुल्क में, ये सरकार के मंशा पर हो रहे हैं। अलग अलग संगठनों के नाम पे चल रहे हैं, ये सरकार की मंशा है। और सरकार की मंशा है कि इस तरह के मुद्दे को उठाया जाए। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद का फ़ैसला दिया था, तो स्पष्ट कह दिया था कि ये फ़ैसला सिर्फ बाबरी मस्जिद का पर लागू होता है, बल्कि हिंदुस्तान में 47 के बाद से जो भी धार्मिक स्थल हैं, जो भी इस तरह के मोनूमेंट है, इस सब को उसी तरह से यथास्थित रखा जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। लेकिन आपने देखा कि बनारस में जिस तरह से नफरती नारे दिए गए, जिस तरह से नफरती खेल खेला गया, बनारस के पूरे अमन चैन को ख़राब किया गया। ये चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर जो आज़ादी 1857 से लेकर 1947 की जो जंग आज़ादी की लड़ाई इस मिली जुली संस्कृति के तहत की गई थी, हिंदू से मुसलमान की एकता के तहत की थी, उसको ये नष्ट करना चाहते हैं और पूरे मुल्क को नफरती माहौल में ढकेल देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ लड़ती रहेगी। संगम नगरी प्रयागराज का ये नज़ारा है, जहां खुलदाबाद चौराहे पर लाखों रुपए से लगाई गई एलईडी शोपीस बनी है और धूल फाक रही है। बता दें, कुंभ के दौरान लगाई गई एलईडी से लोगों को रास्ते के लिए जागरूक किया जाता था। वहीं कोरोना काल में लोगों को कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता था और यातायात के प्रति, मगर अब ये एलईडी शोपीस बनी है। ना ही कोरोना के प्रति ना ही यातायात के प्रति लोगों को नहीं किया जा पा रहा जागरूक। जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण एलईडी फाक रही धूल। नगरी प्रयागराज जहां हाईकोर्ट ने अरेस्ट स्टे की याचिका को खारिज किया है। बता दें, महबूब रस कंपनी की मालिक अंजना सिद्दीकी ने एक एफआईआर कराई थी, जिसमें ये कहा गया था कि उनसे पंकज सिन्हा ने चेक लिए और ब्लैंक चेक भरकर पैसे कैश कराए, जिसको लेकर उन्होंने एफआईआर की थी। और पंकज सिन्हा ने जिसको अरेस्ट स्टे के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आरिफ इकबाल ने विरोध करते हुए, इस पर सबूत पेश करते हुए याचिका को खारिज कराया है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर अधिवक्ता आरिफ इकबाल का, आइए सुनाते हैं आपको। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस अंजनी मिश्रा, ऑनरेबल जस्टिस दीपक वर्मा साहब की खंडपीठ में बैंक मैनेजर सौरभ सिन्हा की याचिका, गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। 78 लोकसभा भदोही के रहने वाली महबूब रक्स की प्रोपराइटर अंजना सिद्दीकी की करीब 2018 में वहां के बैंक मैनेजर ने
इनसे 46 पॉलिसियों के नाम पे ब्लैंक चेक पे साइन ले लिया और करीब 12.5 लाख रुपया इनके अकाउंट से कट गया, जबकि कहा था कि 1-1 हज़ार की सिर्फ नॉमिनल पॉलिसियां हैं। और बैंक मैनेजर द्वारा इतना बड़ा घोटाला होने के बाद हमारे क्लाइंट ने FIR कराई। FIR के बाद उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनल रिपोर्ट पे प्रोटेस्ट फाइल हुआ लोअर कोर्ट में, और लोअर कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट को रिजेक्ट करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया। सौरभ सिन्हा अरेस्ट स्टे में डायरेक्ट आ गए। उस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को 227 या 482 में चैलेंज करने के बजाय डायरेक्ट 226 आर्टिकल में चले आए। हाई कोर्ट ने इंटरफेयर करने से इनकार दिया। मैंने सारा एविडेंस कोर्ट में रखा कि साहब 227 या 482 लाई करता है और 4 साल डिले FIR को चैलेंज करते। इसी ग्राउंड पे इनकी हाई कोर्ट में अरेस्ट स्टे की पिटीशन खारिज हो गई। हमारे क्लाइंट के साथ न्याय मिला। मैं हाई कोर्ट के न्यायालय का सम्मान करता हूँ। बता दें, याचिका पर फैसला न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक कुमार वर्मा ने सुनाया है। बता दें, आरोप है कि अंजना सिद्दीकी से पंकज सिन्हा ने चेक के माध्यम से धोखाधड़ी की थी, जिसको लेकर उन्होंने FIR कराई थी, जिस पर उन्होंने अपने बचाव में याचिका की थी दाखिल। 12.5 लाख। संगम नगरी प्रयागराज के ये नज़ारा है करबला से लूकरगंज की ओर जाने वाली सड़क का, जहां ओवरलोडेड ट्रक सड़क पर बालू से लदी दौड़ती दिखाई दी, जिससे सड़क तो खराब होती ही है, मगर खनन पर रोक लगने के बावजूद किस तरह से अवैध तरीके से खनन हो रहा है, जिस पर अंकुश लगाने में जिला प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। आप देख सकते हैं लूकरगंज क्षेत्र का नज़ारा है, जहाँ पर बनर्जी चौराहे से लूकरगंज पुलिस चौकी की ओर बालू से लदी ट्रक जाती दिखाई दी, मगर दूर दूर तक पुलिस नहीं दिखाई दी। संगम नगरी प्रयागराज के बैगन टोले क्षेत्र का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं सड़कों पर गंदगी के अंबार लगे हैं और पॉलीथीन भी पड़ी रहती हैं, जिससे दुर्गंध उठती है और लोगों को, आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों की माने तो एक तरफ बढ़ते कोरोना का संक्रमण और दूसरी तरफ लगे गंदगी के अंबार से लोग परेशान होते हैं। नगर निगम की लापरवाही के कारण यहाँ सफाई नहीं होती है, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी समस्या भी होती है। वहीं लोग अब गंदगी से और कोरोना के खतरे से डर रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनाते हैं आपको। मेरे मोहल्ले में बैगन टोला में कूड़ा का समस्या लगा रहता है। रोज़ सफाई कर्मचारी आते नहीं है, ऐसे कूड़ा पब्लिक प्लेस पड़ा रहता है, जहाँ से गंदगी के कारण बदबू आना जाना जीना मुहाल है। तो सफाई नहीं करते नगर, कोई नहीं आता नगर निगम का। कोरोना बढ़ रहा है, उसी चलते हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोज़ गंदगी इसी तरह लगी रहती है, बदबू बहुत आता है। क्या नाम है? आशीष कुमार। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।